नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और मौर्योत्तरकाल के विदेशी शासकों की दुनिया में चलते हैं। हम इसे एक स्टूडेंट की नोटबुक की तरह समझेंगे, जिसमें हर जरूरी पॉइंट, हर खास तथ्य हाईलाइट किया गया हो, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो ये रहा आज का हमारा स्टडी प्लान। हम मौर्य साम्राज्य के बाद हुए विदेशी हमलों से शुरू करेंगे और फिर एक-एक करके उन सभी ताकतवर राजवंशों के सफर को देखेंगे जिन्होंने इस दौर के भारत पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये समझने के लिए कि ये विदेशी शासक भारत आए ही क्यों, हमें उस दौर की कल्पना करनी होगी। सोचिए, विशाल मौर्य साम्राज्य बिखर चुका था और पूरे उत्तर भारत में एक जबरदस्त पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन बन गया था। ये एक ऐसे खुले मैदान की तरह था जो नई शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा था। अच्छा, ये टाइमलाइन सबसे जरूरी है, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। ये हमें उत्तर पश्चिम से भारत आने वाली ताकतों का सही क्रम दिखाती है। इस क्रम को याद रखना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले आए हिंद यूनानी, फिर शक, उनके बाद पहलव और आखिर में सबसे शक्तिशाली कुषाण। बहुत बढ़िया। अब हम अपनी लिस्ट के पहले दो समूहों पर फोकस करेंगे, शक और पहलव। शक, जिन्हें सीथियंस भी कहते हैं, असल में कोई एक संगठित साम्राज्य नहीं थे। वे 5 अलग-अलग शाखाओं में बटे हुए थे और हर शाखा की अपनी अलग राजधानी थी, जो भारत और अफगानिस्तान में फैली हुई थी, जैसे तक्षशिला में, मथुरा में और पश्चिमी भारत में। शकों के ठीक बाद मंच पर आए पहलव, जिन्हें पार्थियन भी कहा जाता है। ये ईरान से आए थे और शकों के मुकाबले इनका शासन भारत के एक छोटे और सीमित इलाके तक ही था। पहलव शासकों में एक नाम सबसे अलग चमकता है, गोंडोफर्नीज। इनका शासनकाल भारत के धार्मिक इतिहास को बदलने वाली एक बहुत बड़ी घटना का गवाह बना, ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस का भारत आना। ये वाकई में इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ था। पहलवाओं को पीछे छोड़कर अब हम बात करते हैं कुषाणों की, एक ऐसा कबीला जिसने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि अपने समय के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक की नींव रख दी। तो ये कुषाण आए कहाँ से थे? इनकी जड़ें थी पश्चिमी चीन के यूची कबीले में। जब उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया तो वे मध्य एशिया और भारत की ओर बढ़ चले, और यहीं से उनके सत्ता के शिखर तक पहुंचने की अविश्वसनीय कहानी शुरू हुई। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हमें पहले दो कुषाण शासकों के बीच का फर्क दिखाती है। एक तरफ कुजुल कर्फिसेस ने तांबे के सिक्के चलाकर वंश की नींव रखी, लेकिन असली गेम चेंजर थे उनके उत्तराधिकारी विम कर्फिसेस, जिन्होंने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करके भारत में कुषाण शक्ति को सही मायनों में स्थापित किया। सोने के सिक्के चलाना मतलब उनकी आर्थिक ताकत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पकड़ का एक बड़ा सबूत था। विम कर्फिसेस के सिक्के मानो उनके दौर की एक खिड़की हैं। इन पर हमें शिव, नंदी और त्रिशूल जैसे प्रतीक मिलते हैं। ये साफ दिखाते हैं कि वे शैव धर्म को मानते थे। है ना कमाल? इतिहास सिक्कों की जुबानी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कुषाण साम्राज्य की शिखर पर, उनके सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दौर में। उनका शासन एक ऐसी तारीख से शुरू होता है जो भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस तारीख पर खास ध्यान दीजिए क्योंकि ये भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है, 78 ईस्वी। जी हाँ, 78 ईस्वी। ये वो साल है जब कनिष्क सिंहासन पर बैठे, और इस घटना को यादगार बनाने के लिए उन्होंने शक संवत की शुरुआत की। ये कैलेंडर इतना महत्वपूर्ण था कि आज भी ये भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है। कनिष्क का शासनकाल शानदार उपलब्धियों का दौर था। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जो बौद्ध धर्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। यहीं पर बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बंट गया। महायान में बुद्ध को देवता माना गया, जबकि हीनयान उनके मूल उपदेशों पर ही केंद्रित रहा। कनिष्क ने महायान शाखा को बहुत बढ़ावा दिया और वो कला के भी महान संरक्षक बने। अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए कनिष्क ने एक शानदार उपाधि अपनाई, देवपुत्र यानी देवता का पुत्र। माना जाता है कि इसकी प्रेरणा उन्हें चीनी सम्राटों से मिली थी, जो अपनी सत्ता को दैवीय दिखाने के लिए ऐसी उपाधियों का इस्तेमाल किया करते थे।
अब अपने आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि इन विदेशी राजवंशों ने भारत पर कैसी सांस्कृतिक विरासत छोड़ी, एक ऐसी छाप जो आज भी जिंदा है। इनकी विरासत के दो मजबूत स्तंभ थे। एक तरफ उन्होंने एक अविश्वसनीय कलात्मक धरोहर छोड़ी और दूसरी तरफ उन्होंने भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था को गहराई से बदल दिया। कुषाणों के संरक्षण में कला की दो महान शैलियां पनपीं। एक थी गांधार कला, जिस पर यूनानी रोमन प्रभाव साफ साफ दिखता है, और दूसरी थी मथुरा कला, जो पूरी तरह से भारतीय थी। दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती और अपना अपना अंदाज था। अर्थव्यवस्था के मैदान में रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड के एक बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण एक निर्णायक कदम था। इससे न सिर्फ उन्हें बेहिसाब दौलत मिली, बल्कि इसने भारत को दुनिया के बड़े व्यापारिक नेटवर्क से भी जोड़ दिया। और इसी के साथ हमारा ये सफर खत्म होता है। लेकिन एक सवाल हवा में तैरता रहता है, इन शासकों का प्रभाव आज हमें कहाँ दिखाई देता है? उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है। कला, धर्म और यहाँ तक कि हमारे कैलेंडर पर भी उनका असर आज तक भारत में गूंजता है।